हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये मॉडल पेपर होगा जो सिलेबस के आधार पर ही इस मॉडल पेपर को तैयार किया गया है। और यहाँ से आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में और 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। फ्रेंड्स, अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं सबको आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती हैं। ठीक है, यह अंतःस्रावी क्यों होती है? क्योंकि यह जो है कई पदार्थों का श्रवण सीधे रक्त में करती है। और बहिस्रावी इसलिए है क्योंकि यह पित्त तथा अग्नाशयी रस को श्रवण करके जो है नलिकाओं के माध्यम से करती है। ठीक है, इसलिए यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियाँ कही जाती है अग्नाशय। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो चार ऑप्शन है, चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम, टैल्क। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम जो है यह प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण हेतु एक प्रमुख घटक है। ठीक है, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर, ठीक है, 373 केल्विन ताप पर जो है गर्म किया जाता है तो इसमें से 3/4 जल निकल जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने, खिलौने बनाने आदि में किया जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है सामान्यतः मृदा की अम्लीयता समाप्त करने में भी करते हैं। ठीक है, और इसका सूत्र भी कभी कभी पूछा जा चुका है। तो इसका सूत्र हो जाएगा CaSO4 2H2O। ठीक है, ये जिप्सम का आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव गतिविधि से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधि से परिवर्तित पर्यावरण को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसा पर्यावरण जो मानवीय क्रियाओं से परिवर्तित होता है ये कह लिया जाए। ठीक है, तो मानवीय क्रियाओं से जो परिवर्तित होता है वो मानव जनित, इसको मानव जनित भी कह सकते हैं, मानव जनित या एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है? तो कौन सी गैस है वो? तो वो मीथेन गैस है। ठीक है, धान के खेत में गाय और भैंस के तबेले, पेट्रोलियम में, कुएं में आदि में जो है मीथेन गैस, ठीक है, CH4 पाया जाता है। ठीक है, और मीथेन गैस को ही प्राकृतिक गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको प्राकृतिक गैस के नाम से भी जाना जाता है तथा यह जो है एल्केन समूह का पहला यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है, एल्केन समूह का ये पहला यौगिक भी इसको कहा जाता है मीथेन को, और इसको प्राकृतिक गैस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है गैस, ये गैस जो है धान के खेत में और गाय भैंस के तबेले में, पेट्रोलियम में, कुएँ, मतलब जहाँ पे सड़ा गला हुआ चीज़ें होती हैं वहाँ पे मीथेन गैस की उपलब्धता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 100% ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दीव। ठीक है, दीव जो है भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो अपनी जल तथा विद्युत आवश्यकताओं के लिए गुजरात सरकार पर निर्भर रहता है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल मात्र 42 किलोमीटर तथा यहाँ की जनसंख्या जो है 56,000 है। वर्तमान में दीव भारत का पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्णतया 100% सौर ऊर्जा चालित है। यहाँ प्रतिदिन जो है 13 मेगावाट विद्युत का उत्पादन सौर ऊर्जा से किया जाता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा और इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता है
तो किसको सम्मिलित नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मृत्यु का पंजीकरण। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य कल्याण सर्वेक्षण, जिसे नेशनल फैमिली हेल्थ थ्योरी, ठीक है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ थ्योरी जिसको कहते हैं, में उच्च रक्तचाप हुआ, मधुमेह हुआ, HIV परीक्षण को शामिल किया जाता है, परंतु इसमें जो है मृत्यु पंजीकरण नहीं कराया जाता है। ठीक है। तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस सर्वेक्षण की शुरुआत जो की गई थी, इसको किया गया था 1991 में। ठीक है, 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसमें जो है उच्च रक्तचाप, मधुमेह हुआ, HIV परीक्षण हुआ, ये सब इसमें सम्मिलित किया गया है, लेकिन मृत्यु का पंजीकरण इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, कथन और कारण दिया है। कथन और कारण को आपको मिलान करना है। तो पहला कथन में कहा है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सतत विकास का अर्थ होता है ऐसे विकास से है जो हमारी भावी पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना जो है वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करती है। ठीक है, और ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड द, ठीक है, और 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्प को, जिसे सतत विकास लक्ष्यों के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन कथन सही हो जाएगा। और कारण है, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता पूरा करता है। तो हम शुरू में ही इसको बताए हैं। ठीक है, तो ये कथन भी सही है और कारण भी सही है, और इसका ये व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, और भारत सहित 193 देशों ने सितंबर जो है 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में जो है इसको स्वीकार किया गया था, और इसे 1 जनवरी 2016 से जो है लागू किया गया। और सतत विकास जो है मानव कल्याण हेतु जो है महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये दोनों कथन और कारण दोनों सही है, और इसका ये व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और कथन ए सही व्याख्या है किसका? आर का। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, इसको लागू कब किया गया था? सतत विकास मानव विकास सतत कल्याण को लागू कब किया गया था? तो ये 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो मतलब शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत जो है 2015 में हुआ था, लेकिन मुख्य रूप से लागू इसको जो है 2016 में किया गया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहल को। ठीक है, पहल नामक प्रत्यक्ष लाभ योजना, ठीक है, इसको डिस्ट्रिक्ट बेनिफिट स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, इस योजना को विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना के रूप में जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ जो होता है DBT, ठीक है, DBT जो होता है की शुरुआत इसकी जो हुई थी, ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी प्रत्यक्ष लाभ योजना की, इसको शुरुआत जो है 2013 में, ठीक है, 2013 में जो है 291 जिलों में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, इतना ही सब 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसको जो है शुरुआत कौन किया था? तो प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, परंतु 2014 में इसका नाम बदलकर जो है पहल कर दिया गया है। 2013 में इसका नाम जो है DBT था। ठीक है, DBT था, DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम था। ठीक है, बाद में 2014 में इसका नाम बदल करके पहल कर दिया गया, और 2015 में जो है इसको देश भर में लागू किया गया था। ठीक है, तो पहल जो है 2015 में लागू हुआ था। ठीक है, और DBT जो था वो 2013 में लागू हुआ था। किसके द्वारा? ये भी पूछा जाता है, तो पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसको जो है लागू किया गया था, और पहल को जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, और सामान्य अध्ययन में भी इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा।
9वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो पहला है इसमें, यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, क्या ये पहला सही है? तो आप लोग देख लीजिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ठीक है, 2013 को जो है 10 सितंबर 2013 को जो है अधिसूचित किया गया, मतलब इसकी उद्घाटन हुआ। इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, के अंतर्गत जो है राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% जो है ग्रामीण आबादी तथा जो है 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। किसके परिप्रेक्ष्य में? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में पहला सही है। दूसरा है, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली माताएं तथा 6 माह से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चे जो है एकीकृत बाल विकास सेवाओं, जिसे ICDS और मध्याह्न भोजन जो MDM स्कीमों के अंतर्गत जो है निर्धारित पौष्टिक मानदंडों के अनुसार जो है भोजन के हकदार होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और तीसरा है, 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, ठीक है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड जारी करने का भी प्रयोजन किया गया है, और परिवार में जो है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो सबसे बड़ी महिला होगी वो परिवार की मुखिया मानी जाएगी, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ये तीनों बातें सत्य हैं, ठीक है। तो इन तीनों बातों को आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। ये प्रश्न हमेशा पूछता है, ठीक है, UPSC द्वारा कई परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे कौन सा कोड सही हो जाएगा? तो यहाँ पे C नंबर आपका सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों यहाँ पे सही है, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न है, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आने वाले झीलों का सही क्रम है। स्वेज नहर के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है, उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ की दिशा में आने वाले झीलों का सही क्रम बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, लेक मंजाल पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। स्वेज नहर ऐसे आती है ऊपर से, ठीक है। फिर लेक टिमसा यहाँ पे है, ठीक है। फिर ग्रेट बिटर है यहाँ पे, है यहाँ पे ग्रेट बिटर है, फिर जो है और लिटिल बिटर लेक यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्रम आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप मैप के द्वारा भी देख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लेक टिप्सा है, यहाँ से ये नदी जो आ रही है, ठीक है, यहाँ पे तो लेक टिप्सा है और लिटिल बिटर लेक है और ग्रेट बिटर लेक है, ठीक है। तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर आने वाली जो स्वेज नहर की झीलें हैं, ये तीनों जो है हैं, ठीक है। तो कभी कभी दक्षिण से उत्तर पूछ देता है, कभी कभी उत्तर से दक्षिण पूछता है, तो ये प्रश्न हमेशा बनता रहता है। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। उसी को उल्टा करने पर ये दक्षिण से उत्तर हो जाएगा। तो इसमें D सही हो जाएगा। लेक मंजाल है, लेक टिमसा है, ग्रेट बिटर लेक है, लिटिल बिटर लेक है, ठीक है। तो D ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? किस नदी में ऊपरी मार्ग में जो है मीठा जल परंतु नीचे वाले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी जो है राजस्थान में जो है अरावली की पुष्कर घाटी से उत्पन्न होती है, ठीक है। और इस नदी के ऊपरी प्रवाह में जो है मीठा जल तथा निचली प्रवाह में जो है खारा जल प्रवाहित होता है, ठीक है। और यह नदी जो है कच्छ के रण में जो है विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऊपरी के भाग में इसमें मीठा जल, नीचे के भाग में जो है खारा जल, और ये समाप्त कहाँ होती है? तो ये कच्छ की खाड़ी में या कच्छ की रण में ये जो जाके समाप्त हो जाती है। और इसका उद्गम स्थल जो है राजस्थान में जो है अरावली की पुष्कर घाटी से ये निकलती है, ठीक है। राजस्थान के अरावली घाटी के पुष्कर से ये उत्पन्न होती है। 12 नंबर प्रश्न है, 2 सूची दिया गया है, एक तरफ राजवंश है, इधर राजधानी है, आपको सुमेलित करना है। तो पल्लव
वंश की, पल्लव राजवंश जो था उसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तो ये कांची था, ठीक है। और पांड्य का राजधानी कहाँ था? तो ये मदुरा था, मदुरई जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और यादव राजवंश जो था, ये यादव वंश देवगिरी था, ठीक है। और काकतीय का जो है वारंगल था, ठीक है, वारंगल था, ठीक है। तो पहले में 2 हो जाएगा, और दूसरे में 3 हो जाएगा, और तीसरे में 4 हो जाएगा आपका, और चौथे में जो है 1 हो जाएगा। तो 2 3 4 1, तो यहाँ पे आप लोग कूट में देख लीजिए, 2 3 4 1 आपका कोट नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 में भी 2 सूचियाँ दिया गया है। एक तरफ संधि है, उसका सन आपको बताना है कि सन में कौन सी संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो ये 1765 में हुआ था, 1765 में हुआ था। तो ए में आपका 4 सही हो जाएगा। मंगलौर की संधि कब हुई थी? तो ये 1784 में हुई थी, तो दूसरा नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। और सालबाई की संधि कब हुई थी? तो सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था, तो सी में 1 हो जाएगा, ठीक है। और मद्रास की संधि जो हुई थी 1769 में हुई थी, तो डी में आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 2 1 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कूट नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? 4 2 1 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसमें पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में हुआ था। आप लोग जानते होंगे पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था, ठीक है, 1931 में हुआ था। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये 1942 में आया था, ठीक है, 1942 में आया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में आया था, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। उसके बाद 1930 31 है, तो 2 आएगा, ठीक है। फिर 31 है, 32 है, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। तो कौन सा इसमें से कूट सही हो जाएगा आपका? तो कूट नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पहले पहले कौन सा आया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, फिर दूसरा आया था, फिर कौन सा आया था दूसरा? गांधी इरविन समझौता 1931 में, पूना पैक्ट 1932 में, ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे बताना है। 2 कथन दिया गया है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। तो लॉर्ड कर्जन ने ऐसा किया था, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से लेकर के और 905 तक भारत के वायसराय था, ठीक है। अपने वर्ष 1905 के असैनिक प्रशासन के अंतर्गत प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत इन्होंने पूर्वी बंगाल तथा असम जो है नए प्रांत बनाए, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन जो है 1905 के बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है, ठीक है। और वर्ष 1905 में बंगाल में बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्र जो है सम्मिलित थे, और प्रशासनिक असुविधा का हवाला देकर जो है कर्जन ने इनको विभाजित कर दिया, जबकि इस विभाजन के पीछे मुख्य उद्देश्य हिंदू तथा मुसलमानों में जो है फूट डालना था। यह विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था, ठीक है। और तो ये पहला भी सही है, और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक नया प्रांत भी बनाया था, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है आपके सही हो जा रहे हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी जो है असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सही है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिपिन चंद्र, ठीक है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म पुस्तक की रचना जो है बिपिन चंद्र ने की थी, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है इसमें,
50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में, ठीक है, तथा अनुच्छेद जो है 243 और 243 के ओ में, ठीक है, पंचायतों का वर्णन किया गया है, ये आप लोग जानते होंगे। और भारतीय संविधान में 3 स्तरीय पंचायतों का गठन की बात कही गई है, जिसमें मध्यवर्ती स्तर पर जो है एक पंचायत होने का प्रावधान है, ठीक है। और इसमें 3 स्तरीय हैं, ठीक है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो जाएगा, खंड स्तर पर पंचायत समिति या खंड समिति कह सकते हैं, या मंडल परिषद भी कह सकते हैं, और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे 1, 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1, 2 दोनों सही है, ठीक है। और यहाँ पे मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत होगा, ये बात नहीं कहा गया था, ठीक है। तो ये गलत है, मध्यवर्ती स्तर पर इसको नहीं कहा गया था, ठीक है। तो ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले लोग होते हैं, तो ये भी सही है, और ये पहला वाला भी आपका सही है। 18 नंबर प्रश्न है, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, RTI अधिनियम, ठीक है। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन जो है RTI अधिनियम से संबंधित है। यह वही संगठन है जिसके प्रयासों के बाद जो है भारत में सूचना का अधिकार जो है 2005 पारित हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ठीक है। तो ये केसी ह्यूयर द्वारा कहा गया था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केसी ह्यूयर के अनुसार जो है कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि भारत ने अपनी संघात्मक विशेषता कनाडा के संविधान से भी लिया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। 20 नंबर प्रश्न है, नीचे कथन कारण दिया है, आपको सही सही बताना है। तो केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है तथा उसको ही संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार है, ठीक है। किसी भी केंद्रीय कानून के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता होती है, ठीक है। और कारण में दिया है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का रक्षक है, तो ये तो हमने पहले ही बता दिया, ठीक है। यदि कोई कानून संवैधानिक उपबंधों का हनन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से इस कानून को शून्य घोषित कर सकता है, ठीक है। तो ये कथन भी सही है और कारण भी सही है, और ये इसका व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही हैं, और RA का व्याख्या भी है, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना विधिक रूप से क्या है? विधिक रूप से पूछ रहा है क्या है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है विधिक रूप से यह लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना सामान्य तथा विशेष रूप से किसी भी परिस्थिति में न्यायिक रूप में परिवर्तनीय नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ पर रहा? ये करंट का आपका प्रश्न है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, ठीक है। नीति आयोग के अनुसार जो है नवाचार सूचकांक 2019 में कर्नाटक अपने शीर्ष स्थान पर रहा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, विश्व महिला एकल बैडमिंटन के मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए PV सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया? तो ये हराया था नोजोमी ओकुहारा को, ठीक है। नोजोमी ओकुहारा को हराकर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में जो है स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B6 धान के चोकर राइस ब्रेन में मिलता है, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। विटामिन B2 कार्ड यकृत के तेल से, तो ये बिल्कुल गलत है। विटामिन B2 जो है कि खाद्य स्रोतों में दूध होता है, ब्रेड, फोर्टिफाइड अनाज, बादाम, शतावरी, डार्क मीट, चिकन आदि में मिलता है, ठीक है। तो ये तेल में नहीं मिलता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जा रहा है। और विटामिन E जो है
गेहूं अंकुर तेल में, और विटामिन के जो है अल्फा में भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है आपसे प्रश्न में, तो बी सही हो जाएगा। विटामिन बी में जो है ये नहीं आता है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो से संबंधित है तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वापसी की शक्ति। ठीक है, एल्बिडो का संबंध जो है संचार शक्ति से है। ठीक है, भूगोल में किसी सतह पर आपतित संपूर्ण विकिरण में से जितना विकिरण सतह द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है उसको उसकी क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आंसर गलत हुआ, ये संचार शक्ति से संबंधित है। ठीक है, वापसी से नहीं। ठीक है, तो ये आपका संचार शक्ति से संबंधित है एल्बिडो। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है, धुआं या स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है होता है। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति होने के कारण जो है सर्दियों में स्मोक की घटनाएं घटने लगती हैं, धुआं सा दिखने लगता है, या कहें तो कोहरा दिखने लगता है। किसके कारण? नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। ठीक है, भारत में जो है नीति आयोग ही सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए जो है नोडल एजेंसी है। ठीक है, और नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर वर्ष जो है 2015 में इसको किया गया है। आप लोग जानते होंगे इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो 2015 में जो है ये नीति आयोग हो गया। पहले इसका नाम जो है योजना आयोग था। जो योजना आयोग की स्थापना किया गया था 1950 में किया गया था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। तो अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो उसको सामान्य स्थिति बेरोजगारी कही जाती है। ठीक है, सामान्य स्थिति बेरोजगारी कही जाती है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ठीक है, यू कहा जाता है, यू भी कहा जाता है। ठीक है, यूजुअल स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा नंबर है, 2 सूची दिया गया है, कार्यक्रम दिया गया है और प्रारंभ वर्ष बताना है कि कब प्रारंभ हुआ था और कौन सा उत्तर इसमें से सही होगा, कौन सा सही मिलाना है। तो अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1976 में नहीं बल्कि 1975 में नहीं बल्कि 1976 में इसको किया गया था। ठीक है, और समन्वित बाल विकास योजना कब किया गया था? तो समन्वित विकास योजना इसको जो है 1975 में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे ये सही होगा, यहाँ पे ये सही होगा। और यहाँ पे देख लीजिए, राष्ट्रीय मिलान करना है आप लोगों को, तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, ये किया गया था। और समन्वित बाल विकास योजना जो है 1975 में किया गया था। और राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण, ये जो है 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। ठीक है, तो 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग डेट जरूर सन याद रखिएगा ये चारों को। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ अब रीजनिंग से क्वेश्चन आ गए आपके। 31 नंबर है, यदि किसी निश्चित कोड में जो है कंप्यूटर को BNLOSTQ लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से किस कोड को ये लिखा जाएगा? ठीक है, तो देख लीजिए कंप्यूटर लिखा है, तो कंप्यूटर के नीचे जब इसको लिखेंगे तो C-1 कर देंगे, तो C के पहले क्या आ गया? B आएगा। O के पहले क्या आ जाएगा? N आएगा। M के पहले क्या आएगा? L आएगा। और P के पहले क्या आएगा? O आएगा। ठीक है, और U के पहले क्या आएगा? आपका T आएगा। और T के पहले क्या आएगा? S आएगा। ठीक है, और E के पहले क्या आएगा? D आएगा। और R के पहले क्या आएगा? Q आएगा। ठीक है, तो -1 1 करके चला गया है। उसी तरह हम सॉफ्टवेयर को करेंगे, तो S के पहले क्या आएगा? तो R आएगा। O के पहले क्या आएगा? तो N आएगा। ठीक है, और F के पहले क्या आएगा? तो F के पहले E आएगा। उसके बाद
टी के पहले क्या आएगा, तो यस आएगा, और उसके बाद डब्ल्यू के पहले वी आ जाएगा, यहाँ पे ए के पहले क्या आएगा, तो जेड आ जाएगा, ठीक है, और आर के पहले क्या आएगा, क्यू आएगा, और उसके बाद ई के पहले क्या आएगा, डी आएगा। यानी एक एक माइनस किया है, एक अक्षर के पहले एक, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है इसमें, तो आप लोग देख लीजिए डी सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपका डी आएगा, शुरुआत में आर आएगा, ठीक है। चारों में दिया है, लेकिन जब करके आप लोग अच्छे से अपने प्रैक्टिस बुक में करेंगे तो इसको आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, उसे चुनिए जो 3 से भिन्न है। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एक ट्रिक माध्यम से देख लीजिए, 3 + 9 + 8 इसको करेंगे, ठीक है। 3 + 9 + 8 करेंगे तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। अब जब 5 + 7 + 9 करेंगे तो कितना आ रहा है, 7 5 12 9 21 आ रहा है, ठीक है। 8 8 16 5 21, 8 + 8 + 5 करेंगे तो कितना आ जा रहा है, 21 आ रहा है, ठीक है। और 6 6 12 9 21, यानी 6 + 9 + 6 कितना आ जा रहा है, 21 आ रहा है। तीनों 21 21 आ रहा है, ये 20 आ रहा है, तो अन्य 3 से कौन सा भिन्न हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये 3 से ये भिन्न है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, यदि रमन मोहन से तेज दौड़ता है लेकिन करीम से तेज नहीं, करीम सुमन से तेज दौड़ता है लेकिन अभिनव से तेज नहीं, तो कौन सबसे तेज दौड़ता है। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग कर लेते हैं, रमन मोहन से तेज दौड़ता है, तो रमन यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। रमन किससे तेज दौड़ता है, मोहन से, तो मोहन से तेज दौड़ रहा है, ये बड़ा है, देख लीजिए यहाँ पे, इस इधर कर दिए, मोहन से तेज दौड़ता है, लेकिन करीम से नहीं, यानी करीम इससे तेज दौड़ता है, ठीक है। तो ये आपका सेटिस्फाई हो गया, ये करीम हो गया, ये रमन हो गया, ये मोहन हो गया। रमन जो है मोहन से तेज दौड़ता है, यानी ये बड़ा हो गया, लेकिन करीम से तेज नहीं दौड़ पाता है, तो करीम आगे हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, करीम सुमन से तेज दौड़ता है, अब यहाँ बीच में हम करीम को रख रहे हैं, तो सुमन से तेज दौड़ता है, यहाँ पे सुमन हो गई, ठीक है, इससे तेज दौड़ता है, लेकिन अभिनव से तेज नहीं, तो यहाँ पे देख लीजिए अभिनव से तेज नहीं, तो अभिनव से तेज नहीं दौड़ रहा है, यानी यहाँ पे करीम जो है, देख लीजिए करीम जो है, करीम से भी आगे कौन है, अभिनव है, तो सबसे तेज कौन दौड़ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए मोहन से तेज रमन दौड़ा और रमन से तेज करीम दौड़ा, लेकिन करीम से यहाँ पे देख लीजिए ये करीम जो है सुमन से भी तेज दौड़ा, लेकिन करीम से तेज अभिनव दौड़ा है, ठीक है। यहाँ भी सबसे ज़्यादा कौन तेज दौड़ा है, तो अभिनव दौड़ा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अभिनव जो है इसमें सबसे तेज दौड़ा है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस तरह से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, आयोग द्वारा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी 29 दिन के होंगे, फरवरी 29 दिन के होंगे किस शताब्दी में। तो आप लोग जानते होंगे जो वर्ष 4 से पूर्ण विभाजित हो जाता है उसे लीप वर्ष कहा जाता है, ठीक है। और वो जो है लीप वर्ष जो होता है उसमें फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 से ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। 23 जो है पूर्ण रूप से 4 से विभाजित हो जाता है, अतः हम कह सकते हैं कि जो 2300 होगा वो जो है उसमें फरवरी जो है 29 दिन की होगी, ठीक है, क्योंकि ये 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, यहाँ त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें गिनना है, तो या तो आप लोग यहाँ पे नाम लिख करके ABCD पॉइंट पे नाम लिख करके कर सकते हैं, या तो आपको करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक आधार मान लीजिए, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, 2 त्रिभुज हुआ, तो 2 1 जोड़ देंगे तो 3, ठीक है, 3 हो गया, ठीक है। ये ट्रिक के माध्यम से हम बता रहे हैं, 3 हो गया, और इसी को आधार मानकर हम इसमें जब करेंगे इस त्रिभुज में तो 1 और 2 यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, तो 3 3 6 हो गया, और एक इसको आधार मानेंगे, इसको आधार मान के जब करेंगे तो यहाँ पे 1 हो गया प्लस 1 हो गया 4 हो गया, और इसको आधार मानेंगे जब तो यहाँ पे भी 1 ही बन रहा है, ठीक है, तो ये 5 हो गया, ठीक है।
और अगर इसको आधार मानेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो इसका नॉमिनेशन 2 बार हो चुका, ठीक है। तो 1 घटा देंगे यानी 1 हो जाएगा, तो इसका 1 2 2 ही हो जाएगा, इसको 2 कर देंगे, ठीक है। फिर अब देख लीजिए इसको आधार मानेंगे, इसको आधार मानेंगे तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है आपका, और फिर अगर इसको आधार मानेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, तो एक ये हो जाएगा, ठीक है, +2 +1, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें कितने त्रिभुज हो जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है, तो और एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 15 त्रिभुज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग करिएगा, ठीक है। ये कई बार पूछा हुआ यूपीएससी में, ठीक है, यूपीएससी में कई बार पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें 15 त्रिभुज बने हुए मिलेंगे, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से करेंगे आप लोगों को आसानी से जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन 12 सही होगा, आप लोग खुद कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। 36 नंबर प्रश्न है, यदि 10 कमीजों का मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन से लेन देन सत्य हैं। यहाँ पे 10 कमीजों के क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य किसके बराबर है, 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन सही होगा। अब इसको या तो अब इसको अगर हाफ कीजिए तो यहाँ 5 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा बराबर 4 के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका हाफ करने पर इसका हाफ करने पर, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं क्रय मूल्य संबंधे विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य कह सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 4 संबंधे 5 का हो जाएगा, ठीक है, 4 संबंधे 5 का हो जाएगा। अब लाभ यहाँ पे देख लीजिए, लाभ देखना हो तो क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, तो क्रय मूल्य 5 है, -4 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और लाभ अगर परसेंटेज में निकालना हो तो यहाँ पे परसेंटेज में दिया है लाभान, तो परसेंटेज में करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/4 गुणे 100 कर लेंगे, किसमें से, विक्रय मूल्य में से। विक्रय मूल्य जो हमारा 4 है उसको हम परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, तो 25 × 25 25 4 × 4 4 25 संयम, ठीक है, 100, तो कितना हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25% आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लाभ मिल जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 10 कमीजों का क्रय मूल्य दिया गया है, किसके बराबर है, 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो ये आपका संबंध हो जाएगा, या इसको संबंध ये भी कर सकते हैं किसके, क्रय मूल्य संबंधे विक्रय मूल्य के, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य को जब हम उसके परसेंटेज के बराबर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 × 100 हो जाएगा, ठीक है, 25 चौक को 100, ठीक है। तो 25% लाभ होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजा उसकी अन्य 2 भुजाओं की लंबाइयों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है आपको। तो क्या कह रहा है प्रश्न, एक त्रिभुज की भुजा है, मान लीजिए त्रिभुज है A + B बराबर C + A हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर दिया है। फिर B + C, तीनों भुजाओं का हम लोग देखना है, मान लीजिए त्रिभुज है ABC, ठीक है। तो A + B करेंगे, अगर A + B बराबर कितना हो जाएगा, C + 4 हो जाएगा। B + C बराबर क्या हो जाएगा, A + 4 हो जाएगा, A + 4 हो जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, C + A अगर कर रहे हैं, C + A कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, B + 4 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A + B + C बराबर कितना आ जा रहा है, 12 आ जा रहा है हमारा, ठीक है। अब अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप यस बराबर क्या होता है, A + B + C/2। तो A + B बराबर का मान कितना है, 12 है, तो 12/2 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब समीकरण यहाँ पे देख लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, और ये जो है 4 है, ठीक है। तो A = B, या अगर यहाँ पे देख लीजिए A = B, ठीक है, A = B हो गया, B बराबर कितना है, C है, अब C बराबर कितना है, 4 है,
ठीक है। तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर कितना है 4 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी, ठीक है, और यस माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, तो यस का मान कितना हमारा मिला है तो 6 अंडर रूट 6 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तक मान हमारा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो फार्मूला हमारा क्या लगा था अंडर रूट यस, तो यस का मान हमारा निकला 6, तो यस माइनस ये होता है, तो ए का मान हमारा 4 सेंटीमीटर पहले से है, तो 6 माइनस 4, ठीक है, फिर बी माइनस यस माइनस बी हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 फिर 6 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को सॉल्व कर देंगे, तो 6 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा मान आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 48, तो कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के अगर नहीं समझ में आया होगा तो रफ पेंसिल लगा करके खुद लगाइएगा, तो एक बार और लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 38 नंबर प्रश्न है, मैथ में ऐसे ही सवाल रखे जाते हैं। ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में जितने भी संबंधित टीचर से संबंधित जितनी भी वैकेंसी आती हैं ऐसे ही प्रश्न उसमें रखे जाते हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेकर के जब खुद तैयार करेंगे तो आप लोग आसानी से वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 38 नंबर है, तो संख्याएँ इस प्रकार हैं कि वे उनके योग अंतर एवं गुणनफल जो है 5 संबंध 1 संबंध 18 के अनुपात में है, तो उनके वर्गों का अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए वर्ग है ए बी सी। ठीक है, तो क्या दिया है ए प्लस बी संबंध किसके दिया है बी माइनस ए के। ठीक है, ए माइनस बी के दिया है। ठीक है, संबंध किसके ए बी के, क्या कह रहा है। ठीक है, योग यानी ए प्लस बी, अंतर ए माइनस बी, गुणनफल ए बी बराबर किसके दिया है 5 संबंध 1 संबंध 18 के दिया है। ठीक है, योग अंतर और गुणा किसके बराबर है 5 संबंध 1 संबंध 18 के बराबर है। तो यहाँ पे जब हम कर देंगे a प्लस बी बटे ए माइनस बी कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 बटे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या कर देंगे a प्लस बी बराबर 5a माइनस 5 भी हो जाएगा, 5a माइनस 5 भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा स्क्रीन छोटा पड़ जाता है, आप लोग स्क्रीन शॉट लेकर के इसको हल कीजिएगा जरूर। ठीक है, वैसे हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 5 भी हो गया, अब या तो 6b बराबर 4a, या इसको कर सकते हैं 3a। ठीक है, 3b बराबर 2a। ठीक है, 3a बराबर 2b, तो ये समीकरण नंबर 1 का आपका हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा करेंगे a प्लस बी अपान ए बी का करेंगे या गुणनफल का करेंगे, तो कितना है 5 बचे 18 है, गुणनफल 18 है, तो 5 बचे 18 हो जाएगा। अब इसका मान हम जब निकालेंगे तो 5 बटे 18 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्राप्त हो जाएगा, जब इसको करेंगे तो दूसरा समीकरण नंबर 5 प्राप्त हो जाएगा हमको, क्या b बराबर 6 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, b बराबर क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो समीकरण 1 हमको मिला है 2a बराबर 3b, तो उसमें से b का मान जब हम 6 रख देंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर आपका आ जाएगा 18 बटे 2 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो a का मान हमें पता हो गया 9 और b का मान हमको कितना मिल गया 6 मिल गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वर्गों का अंतर पूछा है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब बराबर क्या हो जाएगा, a का मान कितना मिला था, a का मान मिला था 9 और b का मान मिला था 6 मिला था। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो 9 + 6 हो जाएगा एक क्वेश्चन में, और एक में हो जाएगा 9 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 6 15 हो जाएगा, यहाँ पे गुड़े 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 × 45 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कौन सा आपका, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 45। ठीक है, उनके वर्गों का अंतर कितना है 45 है। ठीक है, तो कुछ इसमें नहीं करना है, एक बार योग का मान, एक बार अंतर का मान निकालना है, एक बार गुणनफल का मान निकालना है, और ए बी का मान जब हम प्राप्त कर लेंगे तो ए बी का मान प्राप्त हो जाने पर हम क्या करेंगे उनके वर्गों
उनका वर्ग करके जो है उसी में अंतर कर देना है, तो हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, गणित की एक परीक्षा में 20% छात्र प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं। यदि डाटा को एक पाई चार्ट या वृत्त रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है तो प्रथम श्रेणी के संगत केंद्रीय कोण क्या है, तो इसको बताना है आपको। तो आप लोग देख लीजिए इसको शॉर्ट मेथड से। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 18/5, इसलिए 20% बराबर कितना हो जाएगा, 20% बराबर 18/5 गुणे 20 बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौक को 20 और 18 चौक 72। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 72% हो जाएगा। ठीक है, तो एकल परीक्षा है तो 1% का निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे 20% का निकालेंगे। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी 72%, 72 अंश। ठीक है, एकल चार्ट में, एकल चार्ट में क्या होता है वहाँ पे 1% का पहले निकाला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे ए बराबर होता है 18/5। ठीक है, 18/5 फार्मूला है, वहाँ पे 18/5 कर देंगे। ठीक है, और कितने पर निकालना है, 20% पे निकालना है तो 20 कर दीजिए, और कुछ पूछता है 30% करना है तो 30 कर दीजिए। ठीक है, तो निकाल करके सीधे मान हम लोग निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 72 अंश हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का मैसेप है और लेसेप है, क्रमशः 12 और 144 है। यदि संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो HCF। ठीक है, HCF गुणे LCM, तो HCF कितना है 12 गुणे LCM कितना है 144, 144। ठीक है, किसके बराबर है 36 गुणे यक्स क्या माने हैं हम, यदि एक संख्या 36, एक संख्या 36 तो 36 हमारी एक संख्या ये है, और पहली संख्या जो हम यक्स दूसरी संख्या में यक्स मान लिए। ठीक है, तो अब इसी को कर देंगे, यक्स को पक्षांतर कर देंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे 144/36। ठीक है, अब इसी को काट देंगे, 12 क्रम 12 12 3 36, तो 3 चौक को 12 24 24 3 8 24, तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 48। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस पार्ट में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को रखा गया है। इसका अगला प्रैक्टिस सेट ही बहुत जल्द आएगा। इन 40 प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा, और ये जो 40 प्रश्न आपको बताए गए हैं परीक्षा की दृष्टि से ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ पे समझ में न आए थोड़ा सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।